नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको इसके जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में और इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई हैं। आज हम इसको और भी ज़्यादा समझेंगे कि आखिर इससे क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो इस बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ बनाकर रखा है, जिसे आप देख पा रहे हैं। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए कि आप इस डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हो कि ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये कैसे काम करती है। सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें तो ये थ्योरी किसने दी है? ये दी है हॉवर्ड गार्डनर ने। कब दी है? 1983 में दी है। अब अगर हम बात करें कि उन्होंने इसके थ्रू बताया क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल एक ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो बुद्धि है हमारी, वो कोई एक सिद्धांत ना होकर, कोई दो सिद्धांत ना होकर, कोई तीन सिद्धांत ना होकर 8 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक, यानी कि जो बुद्धि होती है वो एक ना होकर बहुबुद्धि है, इसीलिए इसको बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना गया। यानी कि इन्होंने इसमें कई फैक्टर्स बताए और वो कितने थे? 8। कोई कोई कहता है कि जब इसमें संशोधन किया गया तो इसमें 8 की जगह 9 फैक्टर्स इंक्लूड कर दिए गए। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा फिगर यहाँ पर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके लिए, इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे कि क्या आखिर बताया गया है इस थ्योरी में। तो चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक, ये 8 तत्व इन्होंने बताए हैं जो कि बुद्धि में होते हैं। पहले तो हम एक रफली देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला यानी म्यूजिकल, यानी इसमें क्या आता है आपका? म्यूजिक स्मार्ट। म्यूजिकल यानी म्यूजिक स्मार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे से डायग्राम्स बना रखे हैं समझाने के लिए, जस्ट फॉर सो म्यूजिक स्मार्ट, यानी कि जो संगीत में रुचि रखते हैं या जो संगीत में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनमें होती है म्यूजिकल एबिलिटी या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक, फिर आता है आपका काइनेटिसिस्ट, यानी कि बॉडी स्मार्ट। बॉडी स्मार्ट यानी कि जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिक। ठीक है, गतिक रूप में जो लोग अच्छा काम करते हैं, आपने देखा होगा कोई जो होता है वो बहुत जल्दी काम कर लेता है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है शरीर से, तो जिन्हें हम अक्सर जब आप व्यक्तित्व में जाते हो जहाँ पर लंबकाय में रखते हैं, आपने वहाँ पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण में पढ़ा होगा गोलकाय, लंबकाय, सुडौलकाय, तो वहाँ पर हम लंबकाय में ऐसे ही व्यक्तियों को रखते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, काम करने में बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। तो वो लोग जो बॉडीली स्मार्ट होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल में वो लोग आ जाते हैं जो पीपल स्मार्ट होते हैं। इसका मतलब कि जो लोगों से इंटरेक्ट करने में स्मार्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो किसी भी सभा में बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, अपनी बात को इतनी अच्छे से बता देते हैं कि लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को उनके साथ। यानी कि जो बाहरी लोगों के साथ अच्छे से संबंध स्थापित कर सकते हैं वो आते हैं इंटरपर्सनल में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक की, फोर्थ हमारा आ रहा है यहाँ पर लिंग्विस्टिक, यानी कि वर्ड स्मार्ट। यहाँ पे मैंने ABCD यहाँ पर लिख रखा है। इसका मतलब है कि जिनका शब्दकोश बहुत अच्छा होता है, जो बोलने में, जिनके पास हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास शब्द बहुत होते हैं, ठीक, या हमारे पास बात बहुत होती है करने के लिए, हम बताना चाहते हैं अपनी बातों को, लेकिन हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए। लेकिन जो लिंग्विस्टिक टाइप के लोग होते हैं, यानी कि ये इंटेलिजेंस जिन लोगों में होती है, वो वर्ड स्मार्ट होते हैं। उनके पास उनका जो शब्दकोश होता है वो
इतना बड़ा होता है कि आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा, इतना बड़ा शब्दकोश होता है कि वो बहुत इजीली हर चीज़ को डिस्क्राइब कर जाते हैं। तो वो वर्ड स्मार्ट लोगों में आते हैं। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिकल, यानी तार्किक क्षमता वाले, जिनमें तर्क करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, जिनकी तार्किक क्षमता बहुत अधिक होती है। आपने देखा होगा कई लोग, अगर आपने कोई एक बात बोली और उस पर उन्होंने तुरंत तर्क दिया, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसको बताइए, मैंने तर्क करना, वो होते हैं लॉजिक स्मार्ट। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन करते हैं लोग, वो भी आते हैं, साथ ही साथ जो तर्क करते हैं वो भी आते हैं। जो आपके तर्क वाले लोग होते हैं ना, वो इसमें आ जाएंगे। अभी हम इस फिगर को समझने के बाद हम इसके उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे और इसकी थ्योरी पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम इस फिगर को चूंकि लेकर चल रहे हैं तो पहले हम इस पर ही एक शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आपका 6 आता है नेचुरलिस्टिक, यानी कि नेचर स्मार्ट, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो प्रकृतिवादी लोग होते हैं, यानी जिनमें प्रकृति से प्रेम की अधिकता पाई जाती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है, यहाँ पर दोनों में अंतर है, आप समझिएगा, ये है इंटरपर्सनल, ये है इंट्रापर्सनल। ठीक, ये है व्यक्ति और ये है स्व, यानी कि ये बाहरी लोगों से इंटरेक्ट करने वाले और ये खुद से इंटरेक्ट करने वाले, इन दोनों में ही डिफरेंस है, इसको समझिएगा। ठीक, तो ये होते हैं सेल्फ स्मार्ट, जो अपने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और खुद को स्मार्ट दिखाने में बिलीव करते हैं, वो लोग सेल्फ स्मार्ट यानी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल में आ जाते हैं। उसके बाद आपका 8वां आता है विजुअल, यानी पिक्चर स्मार्ट, जिनमें क्या होता है, चित्रिक विशेषता पाई जाती है, यानी चित्रों से संबंधित विशेषता पाई जाती है। अब ये तो थी इस फिगर की बात जो कि आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ के, डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों के बारे में, देखेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक और चार्ट है, पर वो ड्रॉ नहीं हो सकता था, बहुत ही लेंदी है, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो इन्होंने 8 बुद्धि तत्व बताए जो कि आपके सामने हैं। उसके बाद कुछ समय बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि थ्योरीज जो होती हैं उन पर निरंतर अध्ययन चलते रहते हैं और फिर उनमें संशोधन भी कई बार किए जाते हैं, कुछ नई चीज़ें उनमें जोड़ी जाती हैं, कुछ अगर सही नहीं लगता है तो उसको हटाया भी जाता है। तो जब बात आई बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में और जब लोगों ने इसके बारे में, मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि हाँ ये जो थ्योरी आई है इसमें ये चीज़ें हैं, तो इसमें 9वीं चीज़ को और इंक्लूड किया गया। तो हम पहले इनको भी समझेंगे, साथ ही 9वीं जो इंक्लूड की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे इसमें पहला यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं 9 इंटेलिजेंस ऑफ एमआई थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, पहला जैसे इसमें आ रहा है इंटेलिजेंस आपका क्या है, जो आपकी क्षमता है या जो बुद्धि है वो क्या है, वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यहाँ पर हमने लिंग्विस्टिक की बात की थी, यानी वर्ड स्मार्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यानी वर्बली जो लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं वो इसमें आ जाते हैं। सो इसमें क्या क्या आएंगे, वेल डेवलप्ड वर्बल स्किल्स एंड सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, मीनिंग्स एंड रिदमिक ऑफ वर्ड्स। ठीक, यानी कि जो इन चीज़ों के मास्टर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे आपके। अब अगर हम इसकी स्किल्स की बात करें कि इसमें स्किल क्या होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड टीचिंग, यानी सुनने वाले, स्पीकिंग बोलने वाले, लिखने वाले लेखक, कवि, और टीचिंग। ठीक है, यानी कि पढ़ाने वाले, जो हमारे टीचर होते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अच्छा वक्ता हो, उसके पास अच्छा शब्दकोश हो, क्योंकि अगर उसके पास अच्छा शब्दकोश नहीं होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? तो इसमें ये स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि जो इस बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति है उसकी स्किल्स क्या क्या है, उसकी विशेषताएं उसकी क्या क्या है, ये है। ठीक है, अब अगर हम इसमें करियर की बात करें, यानी कि कौन से लोग होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक, तो इसमें आपके करियर्स में आ जाएंगे जो आपके पोएट होते हैं, जैसे मैंने बताया कवि या लेखक,
उसके बाद जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपके राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन और ट्रांसलेटर्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि शाब्दिक जो क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए इन लोगों में, और इनमें होती है। ठीक है, तो इनमें इस बुद्धि की अधिकता पाई जाती है। अब आगे हम बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी अब बात आ रही है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस की, यानी मैथमेटिकल स्मार्टनेस की। लॉजिकली स्मार्ट होते हैं जो लोग, यानी एबिलिटी टू थिंक कॉन्सेप्चुअली एंड एब्स्ट्रैक्टली एंड कैपेसिटी टू डिस्कर्न एंड लॉजिकल और न्यूमेरिकल पैटर्न्स। ठीक है, यानी कि जिनके पास लॉजिकली सोचने की क्षमता हो, लॉजिकली तर्क करने की क्षमता हो, साथ ही साथ उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की भी अच्छी खासी पावर हो। ठीक है, उनकी बुद्धि इस तरीके से काम करे कि वो मैथमेटिकली बहुत अच्छा बता सकें, यानी कि लॉजिकली स्मार्ट हो, साथ ही साथ क्या हो, मैथमेटिकली भी स्मार्ट हो, तो वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। अगर हम इसमें स्किल्स की बात करें कि उनकी स्किल्स क्या क्या होती हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो बहुत ही शार्प होता है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ट्रिक्स यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर देते हैं। तो वो लोग लॉजिक स्मार्ट में आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उनके, वो बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही जल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये उनमें होता है, उनमें लॉजिकली होता है, मैथमेटिकली होता है, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स वो अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम इसमें करियर्स की बात करें कि इसमें आखिर कौन कौन सा करियर आता है या कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें आपके जो साइंटिस्ट होते हैं वो आते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो आते हैं, जो आपके अकाउंटेंट्स होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, और साथ ही साथ जो आपके मैथमेटिशियंस होते हैं, यानी कि जो आपके गणितज्ञ होते हैं, वो इस एबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस आता है नेक्स्ट आपका, जिसके में मैंने म्यूजिक स्मार्ट की बात की थी, जो कि संगीत में रुचि विशेष रखने वाले होते हैं। वो लोग आते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट द रिदम, पिच एंड टिम्बर। ओके, सो वो लोग इसमें आते हैं। अगर स्किल्स की बात की जाए इनमें स्किल्स, तो हम जानते हैं कि संगीत में क्या होता है, उतार चढ़ाव, स्वरों का ज्ञान होना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो सिंगिंग उनका स्किल होता है, गाना गाना। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, ये उनका स्किल होता है। और कंपोजिंग म्यूजिक को कंपोज करना, ये भी उनका एक स्किल होता है। तो ये सारे स्किल्स आ जाते हैं आपके म्यूजिकल स्मार्ट लोगों के अंतर्गत। ठीक, अब अगर हम इसमें करियर की बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहला तो उदाहरण इसमें आपका म्यूजिशियन ही आ जाएंगे। उसके बाद अगला है आपका डिस्क जॉकी, सिंगर और कंपोजर, ये सारे लोग आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसमें समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं विजुअल स्पैटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स, टू विजुअलाइज द एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली, यानी इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विजुअल यानी पिक्चर स्मार्ट लोगों की। ठीक है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके चित्रों की कल्पना कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। इसमें उनकी जो क्षमता होती है चीज़ों को समझने की, वो चित्रों के आधार पर होती है, यानी कि वो चित्र बनाते हैं अपने दिमाग में और उसी के आधार पर वो सोचते हैं। इनकी स्किल्स क्या क्या होती हैं, इसकी जैसे पजल बिल्डिंग, पेंटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, फिक्सिंग, डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारे इनके स्किल्स होते हैं। अगर हम इसमें करियर की बात करें, यानी कि इसमें लोग कौन कौन से आते हैं, तो जो आपके स्कल्पचर होते हैं, जो आपके आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आपने चित्रकारों को देखा होगा, वो क्या एक पिक्चर देखते हैं, उनके मन में पिक्चर होती है और वो उसको इतना सुंदर कागज पर उकेर देते हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं। ये लगता है कि जैसे मान लीजिए जो प्राकृतिक दृश्य है वो बिल्कुल हमारे सामने निकल कर आ गया है, अगर वो चित्र बना देते हैं तो वो चीज़ उनके अंदर होती है। साथ ही साथ आपके जो इन्वेंटर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा जो आर्किटेक्ट होते हैं वो लोगों का काम करने का तरीका कैसे होता है, वो पूरा पिक्चर पे ही पूरा काम कर देते हैं। जो आपके मैकेनिक्स होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, यानी ये सारे लोग देखिए वो मकान का नक्शा बनाते हैं और उस मकान के नक्शे को ही मूर्त रूप दे दिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उन्होंने दिमाग में इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है और वो चीज़ बिल्कुल
रियली हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी पिक्चरली सोचने की जो ताकत है वो इतनी अच्छी है कि वो जो काम असली में होने वाला है उसको होने से पहले ही सोच लेते हैं और उसको बिल्कुल वैसा ही करके दिखाते हैं। तो इसके अंदर ये सारे करियर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस की, यानी अब यहाँ पर बात हो रही है बॉडी स्मार्ट लोगों की। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू कंट्रोल वंस बॉडी मूवमेंट एंड टू हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। सारे चीजों को हैंडल करना, वो भी कैसे, बॉडी के थ्रू। ठीक, एक कह सकते हैं कि बॉडी का बैलेंस बनाने वाली जो बात होती है वो बॉडी स्मार्ट लोगों में होती है। ठीक है, इसमें आप जैसे योगा, एक सिंपली उदाहरण अगर हम लेते हैं कि योगा करने वाले लोगों को आपने देखा होगा, वो कोई भी हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूंगी, कोई भी हो वो जो योगा अच्छा करता हो, उसका आपने देखा होगा बैलेंस कितना अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छे से अगर वो बैलेंस करते हो, बॉडी पूरी उनकी बैलेंस में रहती है, उनको पता होता है, उनके एक एक पॉस्चर बिल्कुल क्लीन होते हैं, उन्हें पता है कि हमें कैसे करना है योगा, कितना हमें बैंड होना है, कितना हमें स्ट्रेट होना है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होता है, उनका बॉडी ही तो है ना जो कि इतना स्मार्ट है, इतना ज़्यादा एकदम फिक्स है। इसी तरीके से जो हमारे एक्रोबेट्स होते हैं वो लोग, उनका देखिए आप बॉडी में कितना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको पता है कि हमें कितना बॉडी को मूव करना है, कितना बैंड करना है, कितनी इजीली वो वही काम जो हमें बहुत कठिन लगता है वही काम वो कितना इजीली कर जाते हैं। तो वो उनकी क्या है, बॉडी पे ही तो कंट्रोल है ना उनके, इतने कि वो बॉडी स्मार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके स्किल्स की बात करें तो इसमें जैसे डांसर्स जो होते हैं, आपने डांस देखा होगा, डांस मूव्स देखे होंगे, बहुत सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं आजकल डांस के, उसमें आपने देखा है कितने शार्प डांस मूव्स होते हैं उनके, उन्हें पता है क्योंकि उनके बॉडी पे उनका पूरा कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत होती हैं, स्किल्स हैं उनकी, यानी कि डांसिंग, स्पोर्ट, जो हमारे स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनका भी बॉडी कितना होता है ना, एकदम बैलेंस रहता है। सो स्पोर्ट्स, हैंड एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसमें अगर करियर की बात करें तो जो हमारे एथलीट होते हैं, करियर ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, अभी डिस्क्राइब करते हैं मैं, जो आपके एथलीट होते हैं, जो आपके पीटी टीचर होते हैं, वो हो गया। उसके बाद डांसर्स जो हो गए, एक्टर हो गए, और उसके बाद जो आपके फायर फाइटर्स हो गए, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं जिनकी बॉडी पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। सो वो बॉडी स्मार्ट कहलाते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि पीपल स्मार्ट, लोगों से इंटरेक्ट करने वाले, यानी कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स एंड मोटिवेशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। दूसरों के हिसाब से काम करने वाले, मीन्स ये नहीं है कि दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं, नहीं, कहने का मतलब है कि ये लोग दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के माइंड को, दूसरे की साइकोलॉजी को जल्दी समझ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है। इसीलिए ये लोग जो होते हैं वो सामाजिक टाइप के होते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमें कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कैपेसिटी, यानी उनके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली द मूड्स एंड मोटिवेशंस एंड द डिजायर्स ऑफ अदर्स। दूसरा क्या चाह रहा है, दूसरे की क्या डिजायर है, क्या इच्छा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है, इनकी स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्किल्स आ जाती है सीइंग फ्रॉम अदर जो आपके दूसरों के परपेक्सिव्स होते हैं उनसे, उसके बाद काउंसलिंग एंड कोऑपरेटिंग, ये सारी चीज़ें। जैसे जो आपके काउंसलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं ना कि आपकी समस्या को समझ के उसका समाधान देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो वो आपकी समस्या का समाधान बता पा रहे हैं। आपने जो समस्या उनको बताई उसको उन्होंने समझा, माना, देखा कि हाँ अगर ये चीज़ हमारे ऊपर होती तो कैसे होती और फिर हम इसका समाधान कैसे निकालते। तो ये चीज़ें उनके अंदर होती हैं। इसमें अगर हम करियर की बात करें तो सबसे पहले आपके जो कंसल्टर होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके सेल्स पर्सन्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पता होता है कि जनता को क्या चाहिए, हम क्या लॉलीपॉप देंगे और हमें वोट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें।
उसके बाद जो आपके सेल्स पर्सन्स होते हैं, जो सेल्समैन्स होते हैं, उनको पता होता है, वो क्या बढ़िया बढ़िया स्कीम्स आपको बताते हैं, अरे मैडम ये ले लीजिए ऐसा हो जाएगा और फिर आपको ये होगा और आप ये लगाइए, ये तेल लगाइए, आपके बाल एकदम लहरा जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनको पता है कि अगर हम लेडीज़ इस तरीके की बात करेंगे और ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें सामने वाला फंसेगा, है ना, इंटरेक्ट होगा। और जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे लोग इनसे इसके उदाहरणों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली, तो वो आपका आ रहा है इंट्रापर्सनल यानी सेल्फ स्मार्ट। मैंने पहले ही इन दोनों में अंतर आपको बताया, खुद में। अब यहाँ बात आएगी खुद में, ठीक है, यहाँ थी दूसरों से इंटरेक्ट करने की, यहाँ है खुद से करने की। तो इंट्रापर्सनल में आता है कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर एंड इन ट्यून विथ इनर फीलिंग्स। अपनी खुद की फीलिंग्स के साथ कैसे ट्यूनिंग बिठाई जाए, कैसे हम खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे सकें, वो चीज़। वैल्यूज़, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको हम कैसे सेटिस्फाइड करें, कैसे हम जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो उसको अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। स्किल्स इसमें है रिकॉग्नाइज वंस रिफ्लेक्शंस, अवेयर टू इनर फीलिंग्स। और करियर्स की अगर हम बात करें तो जो इसमें रिसर्चर्स हैं, जो आपके थ्योरी लिखने वाले लोग हैं, जो आपके दार्शनिक हैं, जो आपके फिलोसफर्स हैं, उन सारे लोगों को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं, वो सारे ही लोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर आ रहा है हमारा तो वो है नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि प्रकृतिवादी जो होते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसकी मैंने बात की थी। तो इसमें आ रहा है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज द प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द नेचर। जो भी नेचर में चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं, पशु पक्षी, फूल पौधे, वनस्पति, इनको कैटेगराइज करना, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग काम करना और उनसे प्रेम करना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे फिल्म एक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, आपने देखा होगा पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जाते हैं, और बहुत सारे पशु पक्षी पाले भी हैं, फॉर्म वगैरह हैं उनके। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो काफ़ी प्रकृतिवादी होते हैं। स्किल्स की अगर हम बात की जाए तो रिकॉग्नाइज वंस कनेक्शन टू द नेचर एंड अप्लाई साइंस थ्योरी ऑफ लाइफ, ठीक। अगर हम इसमें करियर की बात करें तो जो साइंटिस्ट हैं आपके वो आ जाएंगे, जो नेचुरलिस्ट हैं वो आ जाएंगे, लैंडस्केप जो आर्किटेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। ये तो इन 8 चीज़ों की बात हो गई, और साथ ही साथ बात हो गई उसकी कि इसके अंतर्गत कौन से उदाहरण आ रहे हैं, ठीक। अब जो मैंने 9वें पॉइंट की बात की थी कि एक इंटेलिजेंस को और जोड़ा गया है, वो है आपकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यानी कि उसका मतलब क्या है, मतलब है सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी। ध्यान से सुनिएगा, सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यानी कि जो मानव अस्तित्व है उसके बारे में डीपली सोचना, ठीक है, वो लोग, वो बुद्धि, वो क्षमता इसके अंतर्गत आ जाती है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाती है। सच एज द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जो इस बारे में सोचे कि आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है, वाई डू वी डाई, हम मरते क्यों हैं, ये प्रश्न आए जिनसे जो मानव है उसके अस्तित्व के बारे में सवाल खड़े हों। एंड हाउ डिड वी गेट हियर, आखिर हम यहाँ कैसे आए, पहले मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, इस तरीके के बारे में जो लोग चिंतन करते हैं, वो 9वीं कैटेगरी में रखा गया है। और ये आपको बहुत ही कम जगह सुनने को मिलेगा, बहुत कम बुक्स में ये चीज़ मिलेगी, बहुत कम वीडियोस में भी ये आपको बताया गया होगा। इसमें अगर हम स्किल्स की बात करें तो रिफ्लेक्टिव एंड डीप थिंकिंग, डिज़ाइन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, जो काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक, वो हटाकर एक वास्तविकता में जाना कि आखिर, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ की तह तक पहुंचना चाहते हैं, जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। आप कह सकते हो कि बाल की खाल निकालना, यानी बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में जिन्हें पता लगाना होता है कि नहीं आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों, रीज़न क्या है इसका, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल तह तक जाना चाहते हैं वो लोग इसमें आ जाते हैं। करियर इसमें जो देखिए बनाते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट लोग, क्योंकि आपने देखा होगा वर्षों निकल जाते हैं उनके किसी एक चीज़ के पीछे कि वो
खोज कर रहे होते हैं, उनका आविष्कार चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो तह तक जा रहे होते हैं उस चीज़ की। उसके बाद आपके जो फिलोसफर्स हैं वो आ जाएंगे। ये सारे लोग क्या हैं, तह तक जाते हैं, तो ये आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। पूरी कोशिश की टॉपिक आपके दिमाग तक पहुंचे, बिल्कुल बैठ जाए, वीडियो आप एक बार देखें और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, ऐसी मेरी कोशिश थी। अब कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे कि क्या मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई या नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बताएंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, एक बार मैं आपको राइट डाउन कर देती हूँ, 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।